लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग किस तरह एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ मूव करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये भी देखा था कि किस तरह हम लोग अपना नाम जो है या क्लास के ग्रुप के बच्चों का नाम जो है वो बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है हम लोग उसको सेंड पब्लिश कर सकते हैं कि बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आज के जो लेक्चर के अंदर हम सबसे पहला काम ये करेंगे, हम सबसे पहले एक जनरल प्रोग्रामिंग करेंगे। जो एक जनरल प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स होता है उसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जनरल प्रोग्रामिंग के बाद हम लोग किस तरह इस प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ आते हैं। तीसरा काम हम ये करेंगे कि हम लोग आज इसके अंदर मेंबर फंक्शंस को अलग से बना कर रखेंगे। मतलब आज आप लोगों को एक क्लियर माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को क्यों अप्रोच किया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट थोड़ा सा टच करेंगे कंस्ट्रक्टर को। तो बेसिकली हमारे आज के जो लेक्चर के बेसिकली 4 पार्ट्स होंगे, ठीक है। इसके लिए बेसिकली स्लाइड्स भी मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग स्लाइड से ज़्यादा आज के लेक्चर में जो डेफ C++ में हम कोड करेंगे डायरेक्टली उसकी तरफ जो है ना आप ध्यान दें। हाँ, तो ईद मुझे पता है ये अभी का नहीं, ये बहुत मैं 1-2 दिनों से ये बहुत ज़्यादा फेस कर रहा हूँ ये चीज़ नॉइस जो है। पर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के लिए मैं कोई अल्टरनेटिव प्लेस देखने लगा हूँ। मैं खुद बहुत तंग पड़ता हूँ जब बैकग्राउंड से आवाज़ आती है किसी चीज़ की। तो ठीक है, अटेंडेंस मैंने लगा दी है पहले ओवर की। अब दूसरे ओवर की जब बच्चे आएंगे तो फिर लगाऊंगा, ठीक है। पहले ओवर में जो जो बच्चे अभी मौजूद हैं इन सब की अटेंडेंस लगी है, बाकी सब बच्चे एब्सेंट हैं, एब्सेंट मार्क होंगे। मतलब ये कि उनकी 2 क्लासेस की गैरहाज़िरी लगेगी, ठीक है। अच्छा जी, डेफ C++ में काम शुरू करते हैं और देखते हैं कि जी डेफ C++ के अंदर हम लोग नॉर्मली हम काम किसा करते थे। हम लोग लिखते थे हैश इंक्लूड और साथ हम लिखते थे आयोस्ट्रीम, ठीक है, ये होता था। फिर हम लिखते थे यूजिंग नेम स्पेस। मैंने टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा रखा है ताकि आप लोग आराम से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। std लिखते थे। फिर हम लोग लिखते थे फॉर एग्जांपल इंट मेन का फंक्शन लिखते थे और हम ब्रैकेट लगा देते थे, ये होता था। और हम क्या करते थे, सी आउट करते थे हेलो, ठीक है। और इसको मैं मिसाल के तौर पर फ़िलहाल सेव कर रहा हूँ हेलो फोल्डर के नाम से डेस्कटॉप के ऊपर ही। यहाँ पर हमने रिटर्न 0 भी लिखना होता है, ठीक है। मैं प्रोग्राम को सेव करता हूँ और रन करने की कोशिश करता हूँ। ऑब्वियसली वी हैव देयर इज चांसेस कि हम लाइव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो एरर वी कैन एक्सपेक्ट एरर आ सकता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये कि सिंटेक्सली ये देखें लिखा हुआ है कि हेलो जो है वो डिक्लेयर नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि हम सी आउट यूज़ कर रहे हैं और सी आउट को यूज़ करने के लिए हम लोग corner.h यूज़ करते हैं, ठीक है। ये था, कंट्रोल एस करके सेव किया, दोबारा रन करता हूँ। अच्छा सॉरी इशू ये है कि मैंने इसमें कॉलम्स नहीं लगाए थे, ठीक है। और मैं हेलो अब इधर लिखता हूँ, गुड हो गया। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, दोबारा रन करता हूँ। अब मेरा प्रोग्राम रन होगा। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अप्रोच शुरू की थी तो हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हुए किसी का नाम भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए जब हम किसी का नाम प्रिंट करते थे तो अभी हम देखते हैं कि उसका सिंटैक्स क्या होता था। होप्स हो कि आप सब लोगों ने ये काम जो है वो कर लिया होगा। किसी बच्चे ने अगर अभी तक वो कोड नहीं किया तो मुझे बता दें, मैंने वैसे चेक करना है। नेक्स्ट वीक आप लोगों का क्विज़ भी है, ये भी मैं बताता चलूँ, लेकिन वो कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। कोई बच्चा जिसने वो काम ना किया हो तो प्लीज़ मुझे बता दें। हम क्लास का कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद साथ हम क्लास का नाम लिख देते हैं। जैसे क्लास का नाम मैं लिख रहा हूँ नेम, ठीक है, यही होता था। उसके बाद हम क्या करते थे, ब्रैकेट्स लगाते थे। आयु श्योर के ब्रैकेट सही लगती थी? क्या करूँगा यहाँ पे, पैरेंथेसिस की ब्रैकेट लगाती हूँ, ये चीज़ होगी। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर क्या करते थे, हम सबसे पहले लिखते थे प्राइवेट, ये करते थे, ठीक है।
दूसरा क्या होता था हमारा, पब्लिक, यही चीज़ थी, पब्लिक का भी छोटा होता, ये करते थे। प्राइवेट में हम क्या लिखते थे, डाटा मेंबर्स। डाटा मेंबर्स कैसे लिखते थे, फॉर एग्जांपल मेरा नाम था इंट ए, फिलहाल मैं इंट ए ले रहा हूँ, ठीक है। और पब्लिक में जाके मैं क्या करता था, उसका फंक्शन लिखता होता था, मेंबर फंक्शन। कौन सा फंक्शन था मेरा, वाइड, अब चूँकि नेम क्लास का तो मैं एन ए नेम रख रहा हूँ, ठीक है, ये था। और हम लोग इधर ही ब्रैकेट लगा के इसकी डिस्क्रिप्शन लिख देते थे। डिस्क्रिप्शन के साथ लिखते थे सी आउट एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, और एंटर कर देता हूँ, ठीक है। और सी इन किस में करा देता हूँ, ए में, सॉरी ए में। जब अगर मैंने ए नंबर में लिया हुआ है तो मुझे यहाँ पर ए जो है वो भी स्ट्रिंग में लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग डेटा टाइप होगी तभी नाम हो सकेगा। इंट में तो वो इंटीजर डेटा टाइप आ जाती है, ठीक है। हाँ जी ज़ेबुनिसा, क्लास क्लोज होती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का क्या तरीका होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने नेम लिखा और आगे ऑब्जेक्ट का नाम मैं फॉर एग्जांपल पी रख रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करूँगा, पी डॉट, ठीक है। जैसे ही मैंने डॉट लिखा तो उसने खुद ही पूछ दिया कि क्या आप इस फंक्शन को तो नहीं रिलेट करना चाह रहे। मैं स्पेस बार दबाऊंगा, वो ऑटोमेटिकली खुद ही लिख देगा, ठीक है। ये चीज़ होगी। और मैं चाहूँ तो यहीं पे सी आउट करवा सकता हूँ, किस तरह, सी आउट यू एंटर दिस नेम, ठीक है। और मैं यहाँ पे ए वैल्यू थी ये था, और सेमी कॉलन लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और कोई इसके अंदर किसी को कोई मसला हो, किसी को लगता हो कि इसमें कोई एरर है, प्लीज़ मुझे बताएं। नहीं है, मैं नाम एंटर कर रहा हूँ ZEE शो करने के लिए कि मेरा नेम है, और तो उसने बोल दिया कि योर नेम, योर एंटर नेम इज़, ये नेम EEE जो भी है, क्योंकि वो नेम जो है उसके अंदर स्पेस नहीं है, थोड़ा सा बढ़ाने के लिए इसमें ये कर देता हूँ, ठीक है। और कुछ करने की ज़रूरत थी, मैं दोबारा रन करता हूँ प्रोग्राम को, और प्रोग्राम को रन होने में टाइम लगता है क्योंकि मैंने कल ऊप भी यूज़ किया ना इसके अंदर, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लेता है अभी कंपाइलेशन। अभी हम आज जब ऊप का काम करेंगे इसके अंदर प्रॉपर हर चीज़ को अलग अलग कर देंगे तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। जा रहा था वही का वही हुआ है। तो बेसिकली पहले हम लोगों ने एक नाम या हेलो प्रिंट करवाया था नॉर्मल प्रोग्रामिंग के थ्रू, फिर हम लोगों ने उसको मूव कराया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सिंपल क्या किया मैंने, दोबारा रिपीट करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सबसे पहले हमने क्लास बनाई नेम के नाम से, हमने एक प्राइवेट का फंक्शन प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किया स्ट्रिंग ए, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लिया जिसमें हम लोगों ने फंक्शन बनाया। उसके बाद हम मेन फंक्शन में आ गए। मेन फंक्शन में आने के बाद हम लोगों ने क्या किया, एक क्लास के साथ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस ऑब्जेक्ट को नेम के साथ लिंक किया और रिटर्न 0 कर दिया। ये एक सिंपल सा मेथड था। अच्छा जी ये तो अभी तक हम काम कर रहे थे। ऑब्वियसली बात है कि जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो हमने कहा था कि जब प्रोग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाए, बहुत बड़ा हो, ठीक है, तो उस सूरत के अंदर हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑब्वियसली बात है आगे जाके आप लोगों ने गेम भी बनानी है और उसके बाद आगे आप लोग इसके ऊपर काम भी करोगे। तो मेन चीज़ ये है कि किस तरीके से हम लोग जो है जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे मल्टीपल फाइल्स के थ्रू, ठीक है। अब जो मैं काम करने वाला हूँ ये अब आगे आने वाले जितने भी सेमेस्टर की प्रोग्रामिंग होगी आप लोग इसी तरीके से काम किया करोगे, ठीक है। मैं सबसे पहले जो है इस प्रोग्राम को क्लोज़ कर देता हूँ। मुझे पहले बता दें किसी को कोई सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग डेव C++ में आएंगे। मैं इसको फ़िलहाल करने लगा हूँ क्लोज़,
ठीक है, इसको क्लोज कर, मैंने कहा मुझे इसको सेव नहीं करना, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं न्यू पे गया, गौर से देखिएगा, मैं न्यू पे जा रहा हूँ, प्रोजेक्ट के ऊपर गया हूँ, मैंने इस पे किया है कंसोल एप्लीकेशन पे क्लिक किया, और पहला नाम जो मैं अपनी फाइल का रखने लगा हूँ वो मैं रखूँगा मेन फाइल, ठीक है, main.ccp, वो ccp ऑटोमेटिकली खुद ही कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। मैं ओके पे क्लिक करूँगा, वो मुझसे पूछेगा आपको इसको किधर सेव करना है। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। फोल्डर क्रिएट करने के अंदर मैं लिख रहा हूँ कि ये बेसिकली क्या है, मेरा ये ऊप का पहला लेक्चर सपोज, ठीक है, या ऊप 1 जो है, मैं क्या करता हूँ, इस ऊप 1 में जाता हूँ, और ऊप 1 में जाके इसको सेव कर देता हूँ। तो जो मेरी पहली फाइल देखें, ऑटोमेटिकली कुछ कोड उसने लिख कर दे दिया मुझे पहले से, ठीक है। मुझे इस कोड को रिमूव नहीं करना, क्योंकि ये चीज़ें मुझे बार बार लिखनी होती हैं। तो अब जब मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली मेरे लिए चीज़ें लिख के रख देगा। अब हम ऐसा करते हैं कि इसके अंदर एक दूसरी फाइल बनाते हैं जिसका नाम हम रखेंगे point.h। किस तरह, Ctrl+N या फाइल पे क्लिक करके न्यू भी कर सकते हैं। ये किया मैंने, उसने बोला कि प्रोजेक्ट में नई फाइल ऐड करनी है, मैंने कहा यस, हाँ ठीक है। वो अब फिर क्या करूँगा, इसको Ctrl+S करूँगा, वो पूछेगा जी हाँ जी आपने क्या ना फाइल का नाम रखना है। मैं बोल रहा हूँ मेरी फाइल का नाम रखो point.h, नहीं लिखना, यहाँ से आप नीचे आओगे, यहाँ पे लिखा होगा हेडर फाइल्स, ठीक है, इसको क्लिक करना है और सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये देखें तो अगर आपकी point.h की फाइल बन गई, अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो दिखा रहा है main.ccp की फाइल है, दूसरी point.h की फाइल है, ठीक है। इसी तरह मैं एक तीसरी फाइल क्रिएट करूंगा Ctrl+N करके दोबारा से, और उसके अंदर मैं नाम रखूंगा Ctrl+S करके इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन जो होगी वो .cpp में ही रहेगी, ठीक है। तो ये मैं इसको यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला काम हम लोगों ने ये करना है, हम लोगों ने मेन प्रोग्राम पे जाना है, ठीक है। अभी तक किसी को अभी तक अगर किसी बच्चे को ना समझ लगी हो रिकॉर्डिंग में भी मिल जाएगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हम लोग फाइल पे गए, फाइल पे न्यू पे क्लिक करके प्रोजेक्ट पे गए, हम लोगों ने कंसोल एप्लीकेशन पे क्लिक किया, यहाँ पर मैंने नाम रख दिया नेम का, ठीक है, और ओके पे क्लिक किया। वो मुझे पूछेगा किधर सेव करना है, मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर जाके उसको सेव कर दिया, उसके अंदर ये फाइल ओपन हुई है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने फाइल पे गया हूँ, न्यू पे क्लिक किया है, ठीक है। या तो मैं यहाँ से सोर्स फाइल पे भी क्लिक कर सकता हूँ या Ctrl+N पे भी क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। और मैंने उस फाइल को नाम दे दिया point.h का, ठीक है। पॉइंट मैंने नाम रखा है, .h बेसिकली नीचे से सिलेक्ट किया है, हेडर फाइल्स जो होती हैं वो, ठीक है, उसके अंदर ऑप्शन आ जाता है। इसी तरह मैंने तीसरी फाइल क्रिएट की जो थी इम्प्लीमेंटेशन की, उसकी .ccp फाइल बाय डिफ़ॉल्ट थी। अगर यहाँ पर आप आओगे और यहाँ से आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये तीनों फाइलें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अब क्लियर हुआ है सबको? ऊपर हमने क्या किया, सबसे पहला काम मैं करूँगा, ये जो कमेंट लिखा हुआ मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। किस तरह, मैंने इस पूरे को सेलेक्ट किया, बैक स्पेस दबाया, खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं दूसरा काम क्या करूँगा, यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस नहीं लिखा हुआ, मैं पहले उसको लिख देता हूँ, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन हो गया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मुझे क्या करना है कि मुझे मेन CPP की फाइल को point.h के साथ लिंक करना है। क्यों करना है ये बात की डिस्कशन है, लेकिन मैं फिलहाल अभी सबसे पहला काम क्या कर रहा हूँ, हैश इंक्लूड डबल कॉलन्स की है point.h। आप लोगों को पता होगा जब हम लोग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पढ़े थे तो हम लोगों ने यूज़र डिफाइंड फंक्शंस पढ़े थे, सॉरी यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल्स भी पढ़ी थी, कि कुछ हेडर फाइल्स ऐसी होती हैं जो पहले से बनी होती हैं, जैसे iostream है। और आज आप लोगों ने क्या किया, एक यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल भी बनाई जो point.h के नाम से थी, जिसकी डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर लिखोगे। ये चीज़ थी ना जो आप लोगों ने पढ़ी थी, लिंक भी कर दिया। अच्छा, अब आते हैं हम मेन प्रोग्राम के ऊपर। ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये आर्गुमेंट लिखा हुआ, या तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो या इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने दो। ये कंप्यूटर खुद लिख के देता है, तो आपको ज़रूरत नहीं है इसमें इतना पैनिक होने की, सर ने क्या लिख दिया। ये खुद ब खुद लिखा हुआ है, जब आप लोग भी डेव C++ में काम करोगे तो ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा। अच्छा जी, अब सबसे पहला काम मैंने क्या करना है, मैं एक ऐसा प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ जिसमें मैं एक x की वैल्यू लूँगा, एक y की वैल्यू लूँगा, और उसके बाद क्या करूँगा, x के अंदर एक प्लस कर दूंगा, y के अंदर एक प्लस करूँगा, ठीक है। और उसके बाद फिर x और y की वैल्यू को मैं क्या कर दूँगा, प्रिंट करवा दूँगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम मैंने क्या करना है,
कि मैं पॉइंट डॉट एच में जाता हूँ, ठीक है। पॉइंट डॉट एच में जाके मैं सिंपल क्लास क्रिएट करूँगा। सबसे पहले लिखूँगा क्लास, ठीक है। और क्लास का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, तो मैं क्लास का नाम यहाँ पे पॉइंट रख रहा हूँ, ठीक है। मैंने पॉइंट करने के बाद यहाँ पे लगाई ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, ठीक है, इस तरह की, और यहाँ पे सेमी कोलन भी आता है, ठीक है। ये चीज़ होगी। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने मेन फाइल के अंदर क्यों नहीं लिखा। ये हम लोग प्रोग्राम के पोर्शंस बना रहे हैं, आपस में लिंक करेंगे, हमें गलती निकालने में आसानी हो जाएगी। अभी आप देखें, खुद ब खुद समय लग जाएगी। चलें जी, सबसे पहले मैं प्राइवेट लूँगा, और दूसरा हम क्या लिखते थे, पब्लिक लिखते थे, यही करते थे। प्राइवेट में मैं डाटा टाइप ले रहा हूँ डबल, क्योंकि वैल्यू लंबी भी हो सकती है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। लिख रहा हूँ मैं डबल एक्स, यानी एक्स की वैल्यू को इनिशियलाइज करवाने के लिए, ठीक है। और दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ डबल, और क्या लिख रहा हूँ, वाई लिख रहा हूँ। क्लियर हो गया। अब मैं आता हूँ पब्लिक के अंदर, ठीक है। पब्लिक के अंदर मैं क्या काम करता हूँ, मैं सबसे पहले लिखता हूँ वॉइड इनिशियलाइज, लिख देता हूँ लफ्ज़ INTIALIZE, इनिशियलाइज, सेमी कॉलन। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। मैंने पहला फंक्शन क्या करना है, जिसके अंदर मुझे बेसिकली x और y की वैल्यू को इनिशियलाइज करवाना है। दूसरे फंक्शन में मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले करवाऊँगा x और y की वैल्यूज़ को, ठीक है। और तीसरा एक फंक्शन लूँगा जिसमें बेसिकली मैं क्या करूँगा, चूँकि मैंने x के अंदर 1 को प्लस करना और y के अंदर भी 1 को प्लस करना है, तो मैं इसका फ़िलहाल नाम शिफ्ट रख रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने शिफ्ट लिख दिया, ये लगाया और सेमी कॉलन लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं फ़िलहाल जो है इसके अंदर ख़त्म कर रहा हूँ इस चीज़ को। बस ये हमने क्या किया, मैं भी आपको सिंपल बता रहा हूँ। हम लोगों ने एक क्लास बनाई, उस क्लास के अंदर प्राइवेट डेटा मेंबर्स के अंदर हम लोगों ने x और y को इनिशियलाइज करवा दिया। फिर हम लोगों ने एक पब्लिक बनाया, और पब्लिक में हम लोगों ने क्या किया, इनिशियलाइज का एक फंक्शन बनाया, ठीक है। ये फंक्शन क्या काम करेगा, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, वो हम इम्प्लीमेंटेशन में जाके लिखेंगे। क्यों, क्योंकि अब हम लोगों को आसानी फील होगी जब हम ये काम करेंगे। वॉइड डिस्प्ले का एक फंक्शन बनाया, और तीसरा हम लोगों ने क्या किया, शिफ्ट का एक फंक्शन बनाया, ठीक है। कंट्रोल एस करके सेव करते रहें साथ साथ, ताकि आपकी जो फाइलें हैं वो साथ साथ सेव होती रहें, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अब आपकी अपनी मर्जी है। देखो, हर इंसान की अपनी प्रोग्रामिंग की अप्रोच होती है, तो वो जिस तरीके से चलना चाहे तो वो उसकी अपनी मर्जी है, ठीक है। इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये कि हम ऐसा करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन .cpp में जाकर वहाँ पर जो है ना हम लोग इसकी कर देते हैं, इसकी जो डेफिनेशन है हर फंक्शन की वो वहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अभी आपकी मर्ज़ी है कि आप उस तरीके से चलना चाहते हो, उस तरीके से चलो। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम main.cpp में वापस आते हैं, और यहाँ पर हम लोग बताते हैं कि हम लोगों ने, चूँकि हमारी क्लास का नेम क्या था, यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने अपनी क्लास का नेम जो है यहाँ पे लिखा हुआ है point.h में, क्लास का नाम हमने पॉइंट लिखा है। तो अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए भी हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पॉइंट और p का मतलब बेसिकली एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया। सबसे पहला काम मैं क्या कर रहा हूँ, p को किसके साथ लिंक कर रहा हूँ, इनिशियलाइज के साथ। देखो खुद ब खुद उसके अंदर ऑप्शन आएगा, ठीक है। और सेमी कॉलन डाल दिया मैंने। तो सबसे पहला क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वो इनिशियलाइज के फंक्शन को चलाएगा। फिर दूसरा फंक्शन लगाने के लिए इनिशियलाइज कर दिया, तो दूसरा मैं करता हूँ डिस्प्ले का, ठीक है। और तीसरा मैं करता हूँ p डॉट शिफ्ट के नाम से, ठीक है। और मैं क्या कर देता हूँ, सेमी कॉलन लगा देता हूँ। इसके अंदर मुझे डिस्प्ले दोबारा करना पड़ेगा, लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा, क्योंकि आप लोग सोचोगे कि सर ने दोबारा फंक्शन क्यों इस्तेमाल किया। अभी तक किसी को अगर ना समझ आई हो तो मुझसे पूछ लें, आगे फिर बात करते हैं इस बारे में, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया p के नाम से, हमने उसको इनिशियलाइज के साथ लिंक कराया, फिर डिस्प्ले के साथ लिंक कराया और शिफ्ट के साथ लिंक कराया। अच्छा, अब मेरी बात ज़रा गौर से देखें। कंपाइलर जब भी आएगा ना, वो सबसे पहले रीड करेगा मेन CPP की फ़ाइल को। वो यहाँ पर आया, उसने देखा कि पॉइंट एक p के नाम से बेसिकली एक क्लास थी जो जिसके साथ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया p के नाम से। वो कह रहा है p डॉट इनिशियलाइज को चलाओ, यानी इनिशियलाइज के टेबल
इनिशियलाइज के फंक्शन को चलाओ, वो क्या करेगा, पॉइंट डॉट एच में जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट डॉट एच इसके साथ लिंक टू ईवीएफ फाइल, वो पॉइंट डॉट एच में जाएगा और यहाँ पर जाके चेक करेगा अच्छा जी इनिशियलाइज वाकई में है या नहीं है, ये यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन इस इनिशियलाइज की डेफिनेशन क्या, ये कंपाइलर को नहीं पता। ये कंपाइलर को बताने के लिए हम ऐसा करेंगे कि हम इम्प्लीमेंटेशन में जाके हम लोग क्या करेंगे, उसको इसकी डेफिनेशन लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, मैं इस वाइट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं फंक्शन की डेफिनेशन लिखता हूँ। ठीक है, और इनिशियलाइज डॉट पीबी में मैं सबसे पहले एंटर करता हूँ सी आउट। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यूज़र से बोल रहा हूँ मुझे x की वैल्यू दे दो, प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। और मैं इसको एंडल साथ ही कर देता हूँ, ठीक है। और सी इन किसको करूँगा, मैंने कौन कौन से वेरिएबल लिए हुए थे, x और y, तो मैं यहाँ पर भी सी इन x लेता हूँ, ठीक है। और इसी तरह मैं करता हूँ सी आउट, प्लीज़ एंटर वैल्यू ऑफ y, ठीक है। और इसको मैं भी हैंडल कर देता हूँ, ये हो गया। इसी तरह मैं सी इन किसको करवाऊंगा, y की वैल्यू को, सेमी कॉलन लगा के, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इनिशियलाइज का एक फंक्शन की डेफिनेशन बनाई जिसमें मैंने बोला कि वैल्यू एंटर करो x की और y की वैल्यू कर दो y के अंदर एंटर, ठीक है। ये मेरा पहला फंक्शन की डेफिनेशन हो गई पूरी, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा फंक्शन क्या है, वॉइड डिस्प्ले। इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ। अब आप लोगों को समझ लग रही होगी कि इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग फंक्शन की डेफिनेशंस को लिखा करेंगे, ठीक है। इसी तरह मैं क्या करूँगा, सी आउट वैल्यू ऑफ x इज, ठीक है। और इधर मैं क्या कर देता हूँ, x लिख देता हूँ और साथ ही मैं क्या कर देता हूँ, एंडल लिख देता हूँ, ठीक है। सी आउट कर दो x की वैल्यू को, और अब मैं क्या करवाने जा रहा हूँ, सी आउट करवाने लगा हूँ y की वैल्यू को, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ y इज, ठीक है, ठीक है। और इसी तरह मैंने एंटर किया, ये y की वैल्यू और x की वैल्यू को सिंपल ऊपर इसमें इस फंक्शन में हम लोगों ने x की वैल्यू और y की वैल्यू को मांगा है, ठीक है। और डिस्प्ले के फंक्शन के अंदर x की वैल्यू और y की वैल्यू को मैंने क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अच्छा जी, अभी हम तीसरा फंक्शन देखते हैं, हमारा क्या था, शिफ्ट के नाम से था। मैं अब इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, लेकिन इसमें ऑब्वियसली बात है हमने टाइम को भी तो बचाना होता है ना। तो हम इधर आते हैं और ऐसा करते हैं, यहाँ पर आके शिफ्ट लिखते हैं और इसके बाद मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ इस तरह की। अब शिफ्ट के अंदर क्या है, मैं कहता हूँ कि मैंने कहा था कि शिफ्ट जब हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को प्लस करेंगे। तो हमने कहा x इज इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है, कि x के अंदर x को प्रिंट मतलब अगर x के अंदर वैल्यू 1 पड़ी होगी तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह y इज इक्वल टू y प्लस 1। ये एक मैं एग्जाम्पल फॉर क्लास करा रहा हूँ, अभी आगे हम कैलकुलेटर बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी, ज़्यादा अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर सकोगे। इज इक्वल टू आता है यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। तो बेसिकली मैंने x की वैल्यू और y की वैल्यू को शिफ्टिंग करवा दी। अब देखते हैं, वाइड का फंक्शन भी चल गया, डिस्प्ले का फंक्शन भी चल गया, और शिफ्ट का फंक्शन जो है उसकी डेफिनेशन भी मैंने इम्प्लीमेंटेशन डॉट सीपीपी में जाकर सेव कर दी। देखने वाली चीज़ ये है अब यहाँ पर कि चलें जी ठीक है, ये देर इज चांसेस के जो आप बात कर रहे हो कि अब मैंने यहाँ पे फंक्शन भी क्रिएट कर दिए, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करके अब जब कंपाइलर रन करेगा इनिशियलाइज के फंक्शन पे जाएगा, वो यहाँ पर आएगा, वो देखेगा ठीक है इनिशियलाइज का फंक्शन बना हुआ है। तो अब मैं चेक करता हूँ उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके लिए वो इम्प्लीमेंटेशन डॉट सीपीपी पे जाएगा तो इनिशियलाइज। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पर नोटिसेबल कि ये कैसे पता चलेगा कंपाइलर को कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन डॉट सीपीपी की फ़ाइल है ये पॉइंट डॉट एच के साथ लिंक्ड है। बहुत अच्छा तरीका है, सिंपल तरीका है। सबसे पहले हम जिस तरह हमने पहले किया, हम क्या करेंगे, हैश इंक्लूड, ठीक है, और हम साथ लिख देंगे पॉइंट डॉट एच, वही तरीका जो हम लोगों ने सीपीपी में किया है, मेन सीपीपी में, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, चूँकि हम लोग ये सी इन सी आउट करवा रहे हैं तो हम लोग ऐसा लिख देते हैं खुद ही, हैश इंक्लूड, जो आईओ स्ट्रीम लिखते होते थे
ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस भी लिखेंगे हम लोग। सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, ठीक है, और सेमी कॉलन लगा दूंगा, एंटर मारूंगा। अच्छा जी, अब इस फाइल की सारी नीड जो है वो पूरी हो गई है। चलो ज़रा ऐसा करते हैं, मेन प्रोग्राम पे आते हैं, उसको रन करके देखते हैं। याद रखिएगा जब अब आप रन करेंगे तो इसमें टाइम लगेगा इसको, क्योंकि हर फाइल की डिस्क्रिप्शन मुख्तलिफ जगहों पे पड़ी हुई है, तो इसको फिर टाइम लगेगा इस पूरी चीज़ को रन करने में। मैं ऐसा करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और फिर वेट करते हैं हम थोड़ा सा। ये जो एरर आया है ये मुझे बता रहा है कि void इनिशियलाइज का आपने फंक्शन तो बनाया है, इस फंक्शन को प्रोटोटाइप किधर किया आपने? हमने इसको प्रोटोटाइप यहाँ पर किया हुआ है, लेकिन क्या मैंने इस फंक्शन को इसके फंक्शन की डिस्क्रिप्शन के साथ लिंक किया या नहीं किया? नहीं किया। दैट इज़ द रीज़न वी आर गेटिंग एरर। ठीक है, तो इसका तरीका क्या है? अब हम ये जो आज का काम था बेसिकली हम वो करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले चीज़ देखेंगे हम लोग ये कि ये देखें, ये वॉइड था, इनिशियलाइज था, फंक्शन था। हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने बताना है कि ये सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनिशियलाइज का जो फंक्शन, मैं इसके एंटर मार रहा हूँ, यहाँ पे मैं वॉइड की जगह आगे लिख रहा हूँ पॉइंट। ठीक है, अच्छा, पॉइंट लिखने के बाद मैं डबल कॉलन डालूंगा। ठीक है, जैसी कॉलन डाले मैंने डबल कॉलन, इसको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बोलते हैं। क्यों? ये क्या करता है, मेंबर फंक्शन की डेफिनेशंस को जो उसकी डिस्क्रिप्शन या उस क्लास से बाहर है, हम क्लास से बाहर आए हुए हैं ना इम्प्लीमेंटेशन डॉट सीपीपी में, तो वो क्या करता है, उसको उसके साथ लिंक करता है। तो हम लोगों ने बोला है कि पॉइंट की क्लास के को लिंक कर दो इनिशियलाइज के साथ। ये देखो ऑटोमेटिकली निशान आ रहा है, मैं नीचे करूंगा और स्पेस बार दबाऊंगा, ये चीज़ खुद ब खुद लिखी हुई आ जाएगी। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। मैं इस इनिशियलाइज को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ होगी, सॉरी ब्रैकेट लगनी थी वो बंद कर दी मैंने। ठीक है, अच्छा, इसी तरह डिस्प्ले में भी यही चीज़ होगी। मैं क्या करूँगा, मैं डिस्प्ले को ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि मुझे वो खुद ब खुद ऑप्शन में देगा, तो सिंटैक्स फिर मुझे आसानी से। अब मैं क्या करता हूँ, मैं पॉइंट डबल कॉलन और उसके बाद मैं डिस्प्ले के फंक्शन को यूज़ कर देता हूँ। ठीक है, वही चीज़ जो हम लोगों ने पहले की है। और शिफ्टिंग के लिए भी हम लोग यही मेथड यूज़ करते हैं। क्लास का नाम चूंकि पॉइंट था तो हम पॉइंट इसलिए लिख रहे हैं। जो क्लास का नेम होगा डबल कॉलन डालेंगे, वो खुद ब खुद पूछेगा शिफ्ट को तो नहीं आपने एंटर करना। हमने कहा यस, शिफ्ट को कर दो। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं और नाउ वी हैव टू मूव टू रन द प्रोग्राम। चेक करते हैं कि क्या हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। याद रखिएगा कंपाइलेशन में बहुत टाइम लगता है, जो ऊप की होती है ये चीज़। ये देखें आ गया, हमारा प्रोग्राम रन हो गया। अच्छा जी, अब मैं एग्जीक्यूशन के साथ साथ ना आपको कोड करके कोडिंग के साथ एग्जीक्यूशन चेक कराता हूँ। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, इधर से देख लिया तुम लोगों को समझ आ जाएगी ऊप बेसिकली क्या चीज़ है। सबसे पहले हमारा प्रोग्राम रन होता है तो वो मेन फंक्शन पे आता है, यही बात है। मैं देख लूँ किसी को कोई मसला तो नहीं है। फिज़ा आपको नज़र नहीं आ रहा, मैंने इतना ये आपको ये नज़र नहीं आ रहा होगा ब्लैक स्क्रीन ना, क्योंकि वो जाहिर सी बात है कि इसका साइज़ हम बड़ा तो नहीं कर सकते, तो इसलिए। पर ये कि मैं बोल रहा हूँ साथ साथ तो आपको समझ लग जाएगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहला जो कंपाइलर जब आएगा ना, वो इस लाइन पे आएगा। वो देखेगा पॉइंट एक बेसिकली क्लास है जिसका बेसिकली पी हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, और दूसरा काम अब सबसे पहले वो क्या कह रहा है, पी डॉट इनिशियलाइज। ठीक है, कि पी डॉट इनिशियलाइज का मतलब क्या है कि इस ऑब्जेक्ट को मैंने लिंक किया इनिशियलाइज के साथ। वो क्या करेगा, पॉइंट डॉट एच में जाएगा, चेक करेगा इनिशियलाइज का कोई फंक्शन बना हुआ है। यस, फंक्शन बना हुआ है, लेकिन इसकी डिस्क्रिप्शन कितनी पड़ी हुई है, इम्प्लीमेंटेशन डॉट सीपीपी में। यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर आके चेक करेगा इनिशियलाइज कौन सा है, ये इनिशियलाइज का फंक्शन है। तो पहली लाइन प्रिंट करेगा, प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। तो मैं एक्स की वैल्यू एंटर करता हूँ 5, एंटर दबाता हूँ तो देखो 5 इधर सेव हो गया। फिर दूसरी लाइन चलिए, लिखा था प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ वाई। ये वैल्यू की स्पेलिंग मैंने गलत लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर भी गलत लिखे हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ 1। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें चीज़ ये है कि देखें उसके बाद क्या होगा, ये फंक्शन ख़त्म होगा, वो दोबारा मेन सीपीपी पे जाएगा। वो बोलेगा अच्छा जी पी डॉट डिस्प्ले की जो फाइल है, सॉरी पी डॉट डिस्प्ले, पी का जो ऑब्जेक्ट है उसको डिस्प्ले के साथ लिंक करो। ठीक है जी, पॉइंट डॉट एच में जाते हैं, वो चेक करेगा पॉइंट डॉट एच में जाके डिस्प्ले का फंक्शन बना हुआ है। यस, बना हुआ है। इसकी डिस्क्रिप्शन कितने पड़ी है, इम्प्लीमेंटेशन में पड़ी है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या रखी थी 5, और वैल्यू ऑफ वाई क्या थी हमारी 1। तो ये अगर आप देखें आउटपुट के अंदर 5 और 1 लिखा हुआ आ रहा है। कंपाइलर वापस आएगा मेन प्रोग्राम में,
चेक करेगा तीसरा फंक्शन क्या यूज़ हो रहा है ऑब्जेक्ट के साथ, शिफ्ट का फंक्शन यूज़ हो रहा है, ठीक है। शिफ्ट के फंक्शन के लिए जाएगा, चेक करने के लिए पॉइंट डॉट एच में एग्जिस्ट करता है, येस इट इज एग्जिस्टिंग, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन डॉट सीपीपी में जाएगा और चेक करेगा कि शिफ्ट का फंक्शन क्या करके आ रहा है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, वाई इज इक्वल टू वाई प्लस वन। एक्स की वैल्यू क्या थी 5, तो 5 प्लस वन 6, 6 की एक्स के अंदर क्या वैल्यू चलेगी 6 चलेगी, y के अंदर चूंकि 1 पड़ा था तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर हमें दोबारा आंसर क्यों नहीं मिल रहा। कोई मुझे आंसर कर सकता है इस चीज़ का कि यहाँ पर जब मुझे शिफ्टिंग करके मैं प्लस कर रहा हूँ तो फिर मुझे एक्स और वाई की वैल्यू क्यों नहीं शो करवा रहा। हम हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ ही इसीलिए करते हैं क्योंकि हम लोगों को एक चीज़ जो रेपिटेशन में हो रही होती है, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज हो रही होती हैं, हम लोगों को वो चीज़ जो होती है बार बार नहीं करवानी पड़ती, ठीक है। अच्छा, अब इसका तरीका ये था कि या तो मैं एक और फंक्शन बनाता डिस्प्ले के नाम से या शो के नाम से और फिर यहाँ पे मैं पी को लिंक कर देता। व्हाट हैपन अगर मैं यहाँ पर दोबारा फंक्शन डिस्प्ले वाले को कॉल करूँ, पी डॉट ये डिस्प्ले का, ठीक है, और सेमी कॉलन लगा देता हूँ इधर, ठीक है। तो क्या करेगा वो फिर दोबारा पी डॉट डिस्प्ले पे जाएगा, वो चेक करेगा पी डॉट डिस्प्ले का फंक्शन यहाँ पे वैलिड है, यहाँ पे हाँ जी वैलिड है। इंप्लीमेंटेशन में जाएगा और चेक करेगा कि पी डॉट डिस्प्ले का ये फंक्शन है, तो अब जो एक्स के अंदर वैल्यू प्लस हुई होगी और वाई की वैल्यू जो प्लस हुई होगी वो प्रिंट करवा कर शो करवा देगा। चलें जी जरा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, मेन डॉट सीपीपी में जाते हैं। याद रखिएगा अगर इनमें से किसी के ऊपर भी स्टैटिक होना इसका मतलब है वो चीज़ सेव नहीं हुई, तो सेव करना लाजमी है कंट्रोल प्लस एस करके। कंपाइल एंड रन करता हूँ ठीक है। मैं वैल्यू देता हूँ, पहले की 5 दी थी मैंने, उसके बाद एक 1 दी थी, ठीक है। अब आप जरा गौर से देखें, पहले वैल्यू ऑफ x क्या थी 5 थी, फिर वैल्यू ऑफ y क्या होगी 1 होगी, ठीक है। फिर जब नंबर शिफ्ट हुए तो शिफ्ट होने के बाद क्या हुआ, वैल्यू ऑफ x कितनी होगी 6 होगी और y की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। अब आप लोगों को समझ लगी होगी, रादर देन के हम एक फंक्शन को दोबारा रिपीट करते हैं, हम लोगों ने क्या किया उसको ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करके दोबारा उसी फंक्शन को कॉल कर दिया और उस फंक्शन ने क्या किया हमारी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवा दिया। मुझे पहले बताओ समझ लग रही है आप लोगों को या नहीं लग रही। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इसके अंदर मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है, जो हम लोग पढ़ते थे कि एब्स्ट्रैक्शन होती है, हमारा डाटा हाइड हो जाता है। किस तरह डाटा हाइड होता है ये भी मैं बताता हूँ। देखो यूज़र को कौन सा प्रोग्राम नज़र आ रहा होता है, ये मेन सीपीपी का, ये पॉइंट डॉट एच और इम्प्लीमेंटेशन डॉट एच की फाइल नज़र नहीं आ रही होती है। कोई बच्चा मुझे बताया कि ये इस पूरे प्रोग्राम को देख के कुछ समझ लग रही है आप लोगों को कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। नहीं समझ आएगी, क्यों? क्योंकि प्रोग्राम का पोर्शन जो है वो हम लोगों ने पॉइंट डॉट एच और इम्प्लीमेंटेशन डॉट सीपीपी के अंदर हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये इस चीज़ को हम लोग जो है हम डाटा हाइडिंग कहते हैं। डाटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट क्या था कि जब भी डाटा को हाइड करना हो तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने फंक्शंस बनाए, फंक्शंस की डिस्क्रिप्शन हमने कहीं और रख दी, फंक्शन को डिक्लेयर करने का तरीका कहीं और रख दिया, सबको हम लोगों ने आपस में लिंक किया। जब हम लोगों ने लिंक किया तो हम लोगों ने बोला कि यार हमारा काम बहुत आसान हो गया। किसी बच्चे को जो अभी तक समझ ना लगी हो इस चीज़ की, अब हम ऐसा करते हैं कि इसी प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं हम लोग, आई होप सो स्क्रीन है, हाँ, इसी प्रोग्राम को हम लोग कन्वर्ट करते हैं एक ऐसी सिनेरियो के अंदर जहाँ पर हम लोगों को कैलकुलेटर बनाना पड़ जाए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, चीज़ें रिमूव करता रहता हूँ। ये मैं पब्लिक, क्योंकि मुझे अब डिफरेंट वेरिएबल्स यूज़ करने हैं तो मैं इसका स्ट्रक्चर जो है वो खाली वैसे रहने देता हूँ, बाकी चीज़ें रिमूव कर देता हूँ इसके अंदर से। इम्प्लीमेंटेशन पे जाऊँगा, इम्प्लीमेंटेशन तो मुझे सारा ही ख़त्म करना पड़ेगा नेम स्पेस के बाद से, दैट्स बेटर, ठीक है। ये कंट्रोल एस करके इसको भी सेव किया, पॉइंट डॉट एच को भी सेव किया और मेन डॉट सी पी पी पे आके मैंने क्लास का नेम मैंने पॉइंट ही रखा हुआ है, हाँ, तो मैं क्लास का नेम पॉइंट ही रहने देता हूँ और ये ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से ये चीज़, ठीक है। तो सिंपल हमने अब हम क्या कर रहे हैं, हम बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक कैलकुलेटर बनाने जा रहे हैं। उस कैलकुलेटर की डिस्क्रिप्शन ही होगी कि वो 4 फंक्शंस परफॉर्म करेगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है, ठीक है। अब मैं जिस बच्चे का नाम लूँगा ना सिर्फ वो बच्चा मुझे बताएगा। देखो अगर हम लोगों को 4 फंक्शंस परफॉर्म करने हैं और उसके बाद डिस्प्ले करवाना है डाटा को, ठीक है, या उसके अंदर ही चलो सपोज करो हम डिस्प्ले करवा देते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ ज़रा कि हम लोगों को कितने फंक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी, कोई एक बच्चा मुझे बता दे हमको कितने फंक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्ट को कितने फंक्शंस के साथ लिंक करवाना पड़ेगा। 4, वेरी गुड। कौन से? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। तो मैं क्या करता हूँ, अपने प्रोग्राम में आता हूँ, ठीक है, और मैं सबसे पहले लिखता हूँ पी डॉट एडिशन, ठीक है।
अभी मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं बनाई ना, मैंने इसको प्रोटोटाइप जिक्र दिया। अच्छा ये देखो, यहाँ पे मैंने एडिशन बनाया, यहाँ पर आऊँगा और पब्लिक में जाके लिखूंगा void एडिशन और सेमीकोलन, ठीक है। अब इसकी डिस्क्रिप्शन मुझे लिखनी है, मैं क्या करूँगा, इम्प्लीमेंटेशन में जाऊँगा और यहाँ पर लिख दूँगा void एडिशन, स्पेलिंग देखिएगा सेम होने चाहिए, ठीक है। ब्रैकेट डाली, फिर क्या किया मैंने, ये किया, ठीक है। एडिशन में क्या करूँगा, अब मैं एक्स और वाई की वैल्यू को बेसिकली गैदर कर दूंगा। इसके लिए मैं एक अलग भी फंक्शन बना सकता हूँ जिसमें मैं क्या करूँ, एक्स और वाई की वैल्यू ले लूँ, ठीक है। तो वो मैं बाद में कर देता हूँ। सबसे पहले मैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के फंक्शंस बना लेता हूँ। चले जी करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है, सेमी कॉलन डाल दिया, ठीक है। और हम क्या करते हैं, सी आउट सम ऑफ एक्स एंड वाई इज, ठीक है, स्पेस इसलिए डाली ताकि स्पेस नज़र आए। और इसका आंसर किधर है, सम में है। और फिर मैं क्या करता हूँ, एंड लगा देता हूँ साथ ही, ठीक है। ये चीज़ होगी, ठीक है। अब हम दोबारा आते हैं अपने मेन प्रोग्राम के ऊपर। क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन का बनाते हैं, पी डॉट सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब आपको समझ लग रही होगी कि देखो कोडिंग करना कितनी आसान होगी है। मैंने सब्ट्रैक्शन का पहले फंक्शन बनाया, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर एंटर मार के लिखता हूँ void और उसके बाद यही चीज़, ठीक है। एडिशन की स्पेलिंग मैंने फिर गलत लिखी हुई है और ये मुझे बाद में एरर देगा, ठीक है। कंट्रोल एस करता हूँ। अब सब्ट्रैक्शन की मुझे लिखनी है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, void सब्ट्रैक्शन, सेमी कॉलन खत्म, ब्रैकेट शुरू। अब लिखता हूँ सब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ठीक है, सेमी कॉलन। सी आउट क्या करवाऊंगा, सी आउट सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इज, मेरे हाल से अब आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि कोडिंग किस तरह की जाती है ऊप में। देखो ये बहुत आसान तरीका है, मैं आपको सच्चे दिल से बता रहा हूँ। ये वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट वे होता है प्रोग्रामिंग करने का। ये शुरू में बहुत टफ लगता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि चीज़ें आसान होना शुरू हो जाती हैं आपके लिए। चलो जी, ये हो गया। अच्छा जी, अब हम लोगों ने क्या करना है, कंट्रोल एस करके अब हम क्या करते हैं, दोबारा मेन फंक्शन में आते हैं। अब आपको चीज़ें लग रहा होगा कि चीज़ें रेपिटेशन में आ रही हैं, पी डॉट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आपकी मर्जी है फंक्शन का क्या नाम लिखना चाहो। मैं क्योंकि कंप्लीट लिखता हूँ तो मेरी एक आदत है, सेमी कॉलन लगाया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी कर देता हूँ ताकि मुझे सिर्फ वाइड लिखना पड़े, ठीक है। पॉइंट डॉट एच में जाता हूँ, पॉइंट डॉट एच में जाके क्या करूँगा, एंटर लिखूँगा, वॉइड स्पेस डालूंगा, मल्टीप्लिकेशन लिखूँगा, कंट्रोल एस करके इसको सेव करूँगा। अब इस मल्टीप्लिकेशन की डिस्क्रिप्शन के लिए मुझे इम्प्लीमेंटेशन में जाऊँगा, इम्प्लीमेंटेशन में जाके लिखूँगा वॉइड, ठीक है। आई होप सो अब आपको ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन के लिख देता हूँ मूल इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, सेमी कॉलन लगा देता हूँ, ठीक है। और सी आउट करवाता हूँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स एंड वाई इज, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एंडल कर, एंडल इसलिए ताकि जब वो प्रिंट हो तो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, मतलब इसके बाद वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मुझे कोई बता सकता है कि चौथा फंक्शन यहाँ पे हम किस चीज़ का बनाएंगे। शाबाश, वेरी गुड, मेरे हाल से अब सबको समझ आ जानी चाहिए। डिवीजन का, वेरी गुड वेरी गुड, एक्सीलेंट। फिज़ा मैं चेक कर लेता हूँ एंडल से पहले सब आएगा या नहीं आएगा। क्या करेंगे, पी डॉट डी आई बी आई एस आई एन डिवीजन सेमी कॉलन। ये चीज़ द थिंग इज इन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स सबसे आसानी की चीज़ ये होती है कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप साथ साथ डिफाइन करते रहते हो। यहाँ पे किया
मुझे अब कोई चीज़ भूलेगी नहीं क्योंकि मुझे वो चीज़ साथ साथ करनी है, ठीक है। क्या करूँगा, void division 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 ब्रैकेट डाली, सेमीकोलन लगा दिया। मुझे पता है मैं जिसकी डिस्क्रिप्शन साथ ही लिखनी है, कोई चीज़ मैं भूलूंगा नहीं अब, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर डिवीजन की लिखी, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आके डिवीजन की डिस्क्रिप्शन लिखूँगा। जैसा लिखेंगे void division डिवीजन ब्रैकेट, एंटर मारा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले कर देता हूँ div div इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय, आई थिंक सो डिवाइड का ये सेक्शन होता है, डिवाइडेड बाय y सेमीकोलन, और उसके बाद क्या करूँगा, सी आउट कर दूंगा किस चीज़ को, डिवीजन ऑफ x एंड y इज, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एंडल कर देता हूँ, ये चीज़ होगी, ठीक है। आई एम रियली सॉरी पीछे वाले मुर्गे के लिए, मुझे नहीं पता जब भी मैं क्लास देता हूँ तब इसको क्यों याद आती है जाने देने की, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखा जाए तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट प्रोग्राम की हर चीज़ पूरी कर ली है। हम लोगों ने दो चीज़ें अभी तक इसमें कवर नहीं की, हम x और y की वैल्यू किधर मांग रहे हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा मेन CPP फाइल में आता हूँ और मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि डॉट गेट के नाम से एक फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है। अब इस फंक्शन को डिफाइन करूँगा मैं इधर, जाहिर सी बात है इधर ही सीक्वेंस वाइज लिखना है आप लोगों ने, void गेट, जैसी क्लास खत्म होगी ना मुर्गा भी उसाने देना छोड़ देगा, ये हो गया। अच्छा जी, उसके बाद क्या करूँगा, अब इस void गेट की डिस्क्रिप्शन में किधर लिखूँगा, इम्प्लीमेंटेशन में जाकर, किधर, यहाँ से ऊपर, क्योंकि वो अगर आप ऊपर नीचे लिखो तब भी है, कोई मसला नहीं, यहाँ पर इसको सीक्वेंस में होना चाहिए, बाकी जिधर मर्जी आप जिस तरह मर्जी लिखो। void गेट ब्रैकेट, ये था उसी ब्रैकेट की, सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ x, ठीक है। और मैंने स्पेस दी और फिर मैंने क्या कर दिया, साथ ही एंडल कर दिया, एंडल लाजमी किया करें आप लोग, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, सी इन किसको कर दिया, x को कर दिया। चले जी, सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ y, और क्या किया मैंने इसको, फिर एंडल कर दिया, ठीक है। और सी इन किसको करवा दिया मैंने, y को करवा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जब प्रोग्राम चलेगा वो पहले x और y की वैल्यू ले देगा, फिर x और y को प्लस करेगा, फिर माइनस करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अब बेसिकली हमारा प्रोग्राम ऑलमोस्ट एंडिंग पोजीशन पे पहुंचा हुआ है। इशू क्या है, इशू ये है कि मैंने प्राइवेट मेंबर फंक्शन में तो कोई चीज़ इनिशियलाइज ही नहीं करवाई। क्या तरीका होगा इसका, हम लोगों ने कौन कौन से मेथड यूज़ किए, पहले इंट x किया मैंने, सेमीकोलन, फिर मैंने क्या किया, इंट y किया, यही बात है। अगर आप चाहो तो ये साथ साथ भी कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह आप लोगों ने फंक्शन डिफाइन किए इस तरह वो भी कर सकते हो। फिर मैंने क्या क्या किया, इंट सम किया, फिर मैंने क्या किया, इंट नाम यहाँ से चेक करने पड़ेंगे मुझे, यहाँ से क्या है, ये सम है, यहाँ पर सब आता था, जेबोनिसा, सॉरी क्या नाम था उसका, फिज़ा, फिज़ा आप सही कह रही थी बिल्कुल, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सब जो है, सॉरी सब हो गया। अच्छा जी, तीसरा हम लोगों का क्या फंक्शन का नेम था, मूल, ठीक है, मूल के अंदर ही सेव हो रहा है ना, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको वापस जाते हैं इस प्रोग्राम में और हम क्या करते हैं, इंट लिख देते हैं मूल, ठीक है। अच्छा जी, एक लास्ट रह गया हमारा डिवीजन का। डिवीजन के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे div, कुछ भी नहीं किया मैंने, बेसिकली उसको प्रिंट करवा दिया जो डिव का था, और डिव को यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अच्छा मुझे बताओ डिव के लिए मुझे इंट यूज़ करना चाहिए या फ्लॉट यूज़ करना चाहिए।
डिफ के लिए यूज़ फ्लॉट ही होगा, लेकिन अगर आपको पता चले तो एक्स और वाई की वैल्यू जो है हम लोगों ने इंट में ली हुई है, ठीक है। तो इसलिए जब हम एक्स और वाई की वैल्यू इंट में ले रहे हैं और उसका आंसर फ्लॉट में आएगा तो वो हमारे लिए मेस क्रिएट कर सकता है। इसलिए करंटली मैं क्या कर रहा हूँ कि डिफ की वैल्यू को भी मैं क्या कर रहा हूँ, इंट में ही ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आंसर 0.1 में आएगा तो खाली आंसर 0 लिखा हुआ आएगा, वो 0.1 की जो वैल्यू होगी उसको निगलेक्ट कर देगा, ठीक है। कंट्रोल एस। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि अभी भी शायद मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ, कहीं किसी को कुछ फील हो रहा हो, क्या मिस्टेक कर रहा हूँ मैं? फर्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लोग लिंक करेंगे अपने जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके साथ, ठीक है। क्या तरीका होता था, हम क्या करते थे, वॉइड, मेरा चूंकि क्लास का नेम पॉइंट है ना, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ, ओह क्लास ही बंद हो गई है, एक मिनट। ये चीज़, क्लास का नेम क्या था, पॉइंट था, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर आके इसको वॉइड पॉइंट, ठीक है, डबल कॉलन डालूंगा इस तरह, ठीक है। वो आगे आपको ऑप्शन देगा, लेकिन चूंकि मैंने पहले लिखा हुआ तो मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसी तरह अब इधर भी यही होगा, वॉइड पॉइंट कॉलन डालूंगा, मुझे आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से मैंने ऐड किए हैं। अगर आप लोग दूसरे सीक्वेंस से करोगे तो वो फिर उस सूरत में आप सजेशन को ले सकते हो, ठीक है। ये हो गया, सब्ट्रैक्शन में भी हो गया। लास्ट क्या था हमारा, मल्टीप्लिकेशन था। हम लोग इसमें भी क्या करते, डबल कॉलम्स को यूज़ करके इसको कर देते। कंट्रोल एस करके तीनों को एक बार सेव करेंगे, क्योंकि मेरे हाथ से अब कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हम लोगों ने ना की हो इसके अंदर, लेकिन वी कैन एक्सपेक्ट एरर आ भी सकता है। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अब देखिएगा इसको काफ़ी टाइम लगेगा कंपाइल होने में। हाँ जी, क्या एरर दे रहा है वो, लिखा हुआ है div was not declared in the scope। करते जी हैश इंक्लूड कॉर्नर डॉट एच करके ट्राई करते हैं क्या होता है, क्योंकि वो सी इन सी आउट भी तो किया हुआ है ना हम लोगों ने। अभी भी वही एरर है, अभी ये कह रहा है कि जो डिव है वो इनिशियलाइज नहीं हुआ हुआ इसमें। क्या लगता है क्या एरर है, क्यों एरर आ रहा है? एक्स भी इंट है, वाई भी इंट है, हम लोगों ने डिफ को भी किया हुआ है, तो फिर क्या मसला है, मतलब इसमें क्या हो सकता है? एनी स्टूडेंट? कोई स्टूडेंट जो इन्फॉर्म कर सके कि ये क्यों हो रहा है? माइक्रोफोन ऑन करने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही बता दें। डिव को लिंक करना था, अच्छा सीरियसली? वैसे सच्ची बता रहा हूँ, मुझे लग रहा था कि एरर कुछ और है। चलो चेक करते हैं, तुम लोग सही कह रहे हो, वाकई में ब्लेंडर मार है। अरे हाँ, प्रोग्रामर बन ही गए सारे वैसे। चलो जी, कंट्रोल एस करते हैं, दोबारा मेन सीपीपी में आते हैं, और मैं चेक कर रहा था पता नहीं क्या एरर होगा इसके अंदर। आई थिंक सो, अब इसको रन हो जाना चाहिए। ये हमारा कंपाइल हो गया। वो यूज़र से पूछ रहा है वैल्यू एंटर करो एक्स की, मैं कह रहा हूँ 2, ठीक है। वो कह रहा है वाई की वैल्यू एंटर करो, मैं कह रहा हूँ 4। उसने बोला है कि सम एक्स और वाई का आता है 6, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करके आ रहा है -2,
मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आ रहा है 8, और डिवीजन का मैंने चूंकि बताया था कि इंटीजर टाइप होगा तो इसलिए वो देखें अगर आप तो वो 0 लिखा हुआ है। तो ऑल इन ऑल बात हम लोगों ने यहाँ पर ये की कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सिंपली मेन सीपीपी की एक फाइल बनाई जहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उसको लिंक कर दिया सब फंक्शंस के साथ, ठीक है। हम लोगों ने पॉइंट डॉट एच की फाइल बनाई जिसमें हम लोगों ने क्लास और उसके मेंबर फंक्शंस को डिफाइन किया है, डिस्क्रिप्शन नहीं बताई उन फंक्शंस की डिस्क्रिप्शन किधर बताई मैंने हम लोगों को इम्प्लीमेंटेशन डॉट सीपीपी के अंदर। तो ऑल इन ऑल जब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो उसकी वजह से जो इम्पैक्ट आता है वो ये चीज़ होती है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं तो आप प्रोग्राम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या चीज़ है। आप लोगों ने जो कल वाले प्रोग्राम किए थे या लास्ट क्लास के अंदर जो प्रोग्राम किया था उसके अंदर क्या होता था कि आप लोग ये क्लास बनाते थे, इसी के अंदर आप क्या करते थे, उस फंक्शन को डिफाइन कर देते थे। सो दैट इज कॉल्ड मेंबर फंक्शन इनसाइड द क्लास, ठीक है। जबकि ये क्या है, ये फंक्शन या मेंबर फंक्शन आउटसाइड फ्रॉम द क्लास, ठीक है। ये जो आज का टॉपिक था वो ये था हमारा कि हमने मेंबर फंक्शंस को क्लास के बाहर कैसे डिफाइन करना है। इसका बहुत आसान तरीका यही होता है जो अभी आप लोगों ने किया है। मस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर जो सर आपको पढ़ा रहे हैं मोहसिन अंसारी साहब जो हैं ऑनरेबल, वो भी यही तरीका यूज़ करके जो है आप लोगों को कोडिंग करवा रहे हैं, ठीक है। आज तो इसकी स्लाइड्स अवेलेबल है, मैं थोड़ा सा चेक करवा देता हूँ आप लोगों को। कंस्ट्रक्टर जो है अभी हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ से देखते हैं, ये एक प्रोग्राम दिया हुआ था, ठीक है, और ये डिक्लेयरिंग मेंबर फंक्शन के आउटसाइड से, ठीक है। लेकिन इसमें चूंकि हम डिफरेंट पोर्शंस नहीं बना सकते होते स्लाइड्स के अंदर, तो हम लोगों ने कोड जो है वो सारा एक ही जगह लिखा होता है, ठीक है। ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की जो है डेफिनेशन लिखी हुई है कि वो क्या चीज़ करती है। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या करता है, लिंक करता है आपके ऑब्जेक्ट को आपकी क्लास की डिस्क्रिप्शन के साथ और डेफिनेशन के साथ, सिंपली, ठीक है। तो ये हमारी स्लाइड्स थी जो आज हम लोगों ने पढ़ी, जिसमें मेंबर फंक्शन डिक्लेरेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग ऐसा करेंगे, लेंगे 10 मिनट की ब्रेक, बल्कि 15 मिनट की चलो ब्रेक लेते हैं, और 15 मिनट के बाद वापस आके हम 10 मिनट का ट्यूटोरियल करेंगे कंस्ट्रक्टर को लेकर, और आज की क्लास को फिर हम लोग एंड करेंगे। अभी सारे बच्चे बोलना शुरू कर देंगे सर अभी, तो अभी नहीं यार, थोड़ा सा मुझे भी ज़रा रेस्ट दो, ठीक है। और मतलब कि बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, 3 पोर्शंस बनाए अभी तक। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टर, कि कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ होती है, कंस्ट्रक्टर को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कंस्ट्रक्टर को बनाने का तरीका क्या होता है। अगर मैं अभी आप लोगों से पूछूँ कि हमारे प्रोग्राम के अंदर टोटल कितने फंक्शंस हैं, तो आप बोलोगे कि ये 1, 2, 3 और 4, ठीक है। लेकिन अब चीज़ ये होती है, मिसाल के तौर पर जिस तरह ये वैल्यू थी x की और ये थी वैल्यू y की, ठीक है। तो मैं एक सिंपल सी चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये है कि अगर मैं पहले x और y की वैल्यू को प्रिंट करवाऊँ तो क्या होगा, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मैं करता हूँ p डॉट डिस्प्ले, ठीक है। अच्छा, क्योंकि वो कहीं वैल्यू प्रिंट करवा ही नहीं रहा मेरे पूरे प्रोग्राम में, तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले एक ऐसा फंक्शन बनाता हूँ जो क्या करेगा, नंबर्स को डिस्प्ले करवाएगा, एक्स और वाई की वैल्यू को प्रिंट करवाएगा, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि हम कंस्ट्रक्टर क्यों इस्तेमाल करते हैं। मैं लिखता हूँ डिस्प्ले, ठीक है, और इसी तरह और सेमी कॉलन लगाता हूँ, इसके डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ यहाँ पर जाकर। मुझे यहाँ पर डिस्प्ले के लिए वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर एंटर मारता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ वॉइड डिस्प्ले, ठीक है, और ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है। ब्रैकेट लगाने के बाद मैं क्या करता हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन पे जाता हूँ, और इम्प्लीमेंटेशन में जाके मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं डिस्प्ले का फंक्शन लगाता हूँ। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ वॉइड पॉइंट, ठीक है, डबल कॉलन लगाकर ये डिस्प्ले का फंक्शन, ये मैंने ये कर दिया, ठीक है। नीचे मैंने क्या किया, ब्रैकेट डाली, ब्रैकेट डालने के बाद मैंने लिखा सी आउट वैल्यू ऑफ एक्स इज, ये अभी सिर्फ एक बार रन होने दें, फिर आपको समझ लग जाएगी कि हम कंस्ट्रक्टर क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और सी आउट वैल्यू ऑफ y is
इशू आ रहा है, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इसके साथ के हम लोग मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर, सॉरी, ये करके हैंडल। अब मैं फिर गलती कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर ऐड ही की थी, एक्स करूँगा और यहाँ पर आकर मैं वाई करूँगा, ठीक है। मैं कंट्रोल प्लस एस करता हूँ, मेन फंक्शन पे आता हूँ और प्रोग्राम को ज़रा रन करता हूँ। रन करके देखता हूँ कि क्या इश्यूज़ आते हैं या क्या हमारे लिए। वो कहता है कि वॉइड डिस्प्ले का फंक्शन जो है वो क्या है कि सेमी कॉलन नहीं लगाया हुआ मैंने यहाँ पर, मैं सेमी कॉलन ऐड कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस करता हूँ, मेन CPP पे जाता हूँ, दोबारा रन करता हूँ। मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ ऑब्वियसली बात है, कंपाइल होगी तो तभी आप लोग ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकोगे इस चीज़ को। एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने एक्स और वाई की वैल्यू दी। हाँ जी, आप सब बच्चों को नज़र आ रहा होगा कि जब मैंने प्रोग्राम रन किया तो पहले डिस्प्ले वाला फंक्शन चला तो आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यू नज़र आ रही है 4883,904 और वाई की वैल्यू आ रही है 0। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि मैंने कोई वैल्यू एंटर नहीं की तो एक्स और वाई की वैल्यू क्यों यहाँ पर हमें नज़र आ रही है? ऐसी चीज़ें जिसको आप इनिशियलाइज ना करो और डायरेक्टली उसको कंपाइलर में जाकर प्रिंट करवाने की कोशिश करो तो वो गार्बेज वैल्यू शो करता है, यानी डमी वैल्यूज़ हैं जो कंपाइलर ने अपनी तरफ से सिलेक्ट कर दी हैं, ठीक है। एंड दैट इज़ अ वेरी ऑब्वियस थिंग कि जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर बात करते हैं तो हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं मतलब कंसीडर कर सकते कि ये चीज़ गलत होती है, ठीक है। अच्छा, इसको करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हैं। कंस्ट्रक्टर का बेसिकली काम क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जैसे मिसाल के तौर पर ये पी पॉइंट हम लोगों ने क्लास का नाम लिखा था और साथ हम लोगों ने पी ऑब्जेक्ट, तो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। और कंस्ट्रक्टर में जाके हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर में जाके हम लोग एक्स की वैल्यू को 0 और वाई की वैल्यू को भी हम लोग 0 कर देते हैं। तो जब हम प्रिंट करेंगे वैल्यूज़ बगैर एंटर किए हुए तो वाई की और एक्स की वैल्यू को क्या कर देगा, 0 कर देगा। हाँ, एक्स वाले भी बनता है कि सर हम यहाँ पर भी तो चाहें तो एक्स इज इक्वल टू 0 और वाई इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं, लेकिन बच्चे ये प्राइवेट जो है ये फंक्शन इसी के अंदर इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब है कि हम मेन फंक्शन के अंदर जब उसको कॉल करेंगे तो हमारे लिए मैस क्रिएट कर सकता है, इसलिए हम लोग कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी हम प्रोग्राम रन करते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्रिएट्स 2 थिंग्स। नंबर 1, कंस्ट्रक्टर जो क्या करेगा, उसको इनिशियलाइज कर देगा 0 के साथ वेरिएबल्स को, मेंबर फंक्शंस को, ठीक है। डिस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है कि वो जो कंस्ट्रक्टर आपने बुलाया था, इनिशियलाइज की थी वैल्यू, जब आपका प्रोग्राम खत्म होता है तो आप उसको क्या कर देते हो, डिस्ट्रक्ट कर देते हो, यानी ख़त्म कर देते हो वहाँ से। अभी हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर को कैसे बनाते हैं। तो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर जो होते हैं बेसिकली वो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शंस होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाते हैं जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जब हम लोग पब्लिक में आके सबसे पहले क्लास का नेम लिखेंगे और सेमी कॉलन लिखेंगे तो कंपाइलर जब भी रीड करेगा वो सबसे पहले चेक कर लेगा कि हाँ जी इसका नाम जो है वो पॉइंट लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या, ये हमारा एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। और ये हमेशा आपकी क्लास का नेम ही होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। बेसिक थिंग क्या है कि देखो जिस तरह आप लोगों ने बाकी फंक्शंस बनाए थे, डिस्प्ले का, गेट का, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का, आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा के उसको कॉल करना पड़ा था, ठीक है। और उसकी डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर मेंशन करनी पड़ी थी। लेकिन कंस्ट्रक्टर में ऐसे नहीं होता, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने चीज़ ये पढ़ी है कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब भी हम उसको जब हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो जैसे ही प्रोग्राम इस जगह आएगा पॉइंट डॉट पी पे, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले ऑटोमेटिकली चला जाएगा पॉइंट के सेक्शन पे, उसको पता चल जाएगा कि ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। लेट्स सी कि अगर मिसाल के तौर पर हम मेन प्रोग्राम में जाके इस फंक्शन को कॉल करें तो क्या होगा, मतलब कंस्ट्रक्टर के फंक्शन को कॉल करें, ठीक है। तो ये देखें ज़रा, मैंने लिखा है पी डॉट, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का नाम चूँकि पॉइंट था तो यहाँ पर ये था, और मैं इसको सेमी कॉलन करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, देखना वो इनवैलिड का ऑप्शन दे देगा मुझे। तो ये देखिए, ये कह रहा है इनवैलिड यूज़ ऑफ पॉइंट फंक्शन, ठीक है।
तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर देगा। तो हम इसको रिमूव कर देता हूँ। चले जी, अब ऐसा करते हैं कि हमने यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया पॉइंट डॉट एच में जाके, ठीक है। यहाँ से जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कंपाइलर को पता चल गया कि एक कंस्ट्रक्टर हो सकता है, उसने यहाँ पर आके चेक किया, आजा जी कंस्ट्रक्टर का डिफाइन बना दिया गया है। अब हम क्या करेगा, कंपाइलर इधर आएगा और इधर से आके चेक करेगा कि कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन क्या करनी है हम लोगों ने, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एसटीडी पे जाते हैं, जरा स्पेस मार देते हैं ताकि ज़्यादा जगह बन जाए हम लोगों के पास। और फिर हम लोग क्या करते हैं, अब मैं लिखता हूँ पॉइंट डबल पॉइंट, ठीक है। और दोबारा मैं इसको लिंक करूँगा पॉइंट के साथ, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्रैकेट डालता हूँ, मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि x इज़ इक्वल टू क्या है मेरी 0 और y भी मेरी क्या इज़ इक्वल टू हो गया है 0, सॉरी 0 मैंने ओ डाल दिया, ठीक है। ये सेमी कॉलन मैंने कंट्रोल प्लस एस किया। मैंने सिंपल तरीका मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या किया है कि ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट होगा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। इसका मतलब मुझे पी डॉट पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा मैंने काम क्या किया, कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीका क्या होता है कि जो क्लास का नाम होता है वो ब्रैकेट और सेमी कॉलन लगा देते हैं, ठीक है। और इसके साथ हम वाइड शॉइट कुछ नहीं लिखते होते, क्योंकि अगर हम वाइड लिखेंगे तो उसको नॉर्मल फंक्शन ट्रीट करेगा कंपाइलर, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन में आए, इम्प्लीमेंटेशन में मुझे किसकी वैल्यूज़ को जीरो करना था, एक्स और वाई की वैल्यू को जीरो करना था। तो मैंने एक्स और वाई की वैल्यू को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो ये एक मेथड था कंस्ट्रक्टर को बनाने का। अच्छा, पहले जो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ रही थी वो गार्बेज वैल्यू आ रही थी, यही बात है। तो जैसे ही कंपाइलर इस चीज़ को रीड करेगा कि ये पॉइंट पी आ गया है, तो इसका मतलब इसको पता चलेगा देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ कंस्ट्रक्टर। आके चेक करेगा, वो बोलेगा यस ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पर बना हुआ है। इस कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन यहाँ पर आके चेक करेगा, जो कंस्ट्रक्टर ने बताया कि एक्स की वैल्यू को भी जीरो कर दो, वाई की वैल्यू को भी जीरो कर दो। चलें जिस तरह प्रोग्राम को रन करते और चेक करते हैं कि अब भी एक्स और वाई की वैल्यू गार्बेज आती है या नहीं आती। पहले x और y की वैल्यू क्या आ रही थी, 4 कुछ और लिखी हुई आ रही थी, और y की वैल्यू भी क्या आ रही थी, गार्बेज वैल्यू आ रही थी। लेकिन अगर अब आप चेक करो तो x की वैल्यू भी क्या होगी है 0 और y की वैल्यू भी क्या होगी है 0 हो गया है। दैट इज द रीजन वी ऑलवेज यूज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, जो हमारे डाटा मेंबर्स होते हैं उनकी वैल्यू को 0 के साथ इनिशियलाइज या डिफ़ॉल्ट वैल्यू देने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर मैं ये चाहता हूँ कि कंस्ट्रक्टर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो x और y की हो वो 10 हो, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर 10 लिखता हूँ और यहाँ पर भी 10 लिखता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, दोबारा मेन प्रोग्राम में आता हूँ और इसको रन करता हूँ ज़रा, तो देखना अब और एक्स और वाई की वैल्यू जो बाय डिफ़ॉल्ट लिखी हुई आएगी, ठीक है। तो ये इस चीज़ के लिए होता है ताकि कोई गार्बेज वैल्यू ना आए। जब हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग करते थे तो हम लोग क्या करते थे, मेन प्रोग्राम के अंदर जाके ही हम एक्स और वाई की वैल्यू को 0 या 1 या जो भी लिखना होता था हम वो कर देते थे। इसमें क्या तरीका होगा कि हम कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे और कंस्ट्रक्टर जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या आती है, मिसाल के तौर पे आप लोग बोलोगे सर ये तो इतनी बड़ी चीज़ ही नहीं थी जिसके लिए आपने जो है इतना मतलब ज़्यादा काम किया है। ऑब्वियसली बात है कि आप लोगों की बात भी ठीक है कि जी ये इतने से काम के लिए मुझे कंस्ट्रक्टर बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी। देखो अभी तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो हैं वो 0 के साथ इनिशियलाइज हुई हुई है। यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की जगह 2 या 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूँ, P D और W मिसाल के तौर पे 3 हो, और तीनों के लिए मैं फिर दोबारा बारी बारी ये फंक्शंस करूँ, ठीक है। तो क्या होगा ये कि जब मुझे एक की वैल्यू जब x और y की जो प्लस होकर आ जाएगी, दोबारा x उसके अंदर प्लस किया जाएगा, ठीक है, उसके अंदर से माइनस किया जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने वैल्यूज़ दोबारा 0 से इनिशियलाइज नहीं की हुई। जब मैं कंस्ट्रक्टर लगा दूंगा तो कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, जब पहला ये पोर्शन मुकम्मल होगा उसके बाद जब दोबारा ऑब्जेक्ट देखेगा कि P2 के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट सबकी वैल्यूज़ दोबारा क्या कर देगा, 0 कर देगा, ठीक है। तो किसी बच्चे को अगर किसी भी बच्चे को अगर कंस्ट्रक्टर की समझ नहीं आई तो प्लीज़ वो मुझसे पूछ ले। आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी तो आप इस चीज़ को खुद प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं।